बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर की पिछले हिस्से में हमने एंजाइम की डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम और फिर जो दो मॉडल्स है एंजाइम एक्टिविटी के बारे में, एक इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस और लॉक एंड की मॉडल के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम आज कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर्स, what are cofactors? Actually, we know from the very first day that enzymes are made of proteins. Enzymes are actually proteins in nature. So when there is an extra part present with protein, so we can say that sometimes enzyme is composed of protein part plus non-protein part. So protein part and non-protein part then make it as cofactor. Cofactors are those proteins in which are those enzymes in which there is protein plus non-protein part. So there are three types of cofactors. One is the metallic activators. Metallic activators act as a bridge between enzyme and with the substrate. So metallic activators are those cofactors which is made of metals. For example, magnesium is a metal. Sometimes it is a part of the enzyme and it is non-protein part. For example, sodium sometimes is present. So these are metallic activators and they are called activators because when they are not attached to an enzyme, the enzyme cannot function properly. So ये एंजाइम के साथ अटैच होते हैं। जब ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। Prosthetic group is also in a non-enzyme part, or it is a non-protein part, and it is covalently bonded with protein, with enzyme or with protein. It is covalently bonded with protein. This is the second type. For example, its example is FAD molecule, flavin adenine dinucleotide. So FAD molecule is covalently bonded with enzyme and it is permanently bonded. It is a strong bond. As we know, हम जानते हैं covalent bond is a strong bond, therefore it is strongly bonded with the protein part. जो थर्ड ग्रुप है इसे कोएंजाइम कहा जाता है। Coenzyme is that part in which the bond between the protein part and the non-protein part is weak bond it is, and that is the temporary bond. It is for some time temporary bond. It is a type of bond which is weak bond. Now coenzyme की मिसाल for example हमारे साथ NAD और NADP ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कोएंजाइम की। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ब्रॉडली वाइडली अगर हम ब्रॉडली बात करें तो एंजाइम्स को हमने 6 ग्रुप्स में तकसीम किया है। साइंसदानों ने एंजाइम्स को 6 ग्रुप्स में तकसीम किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। वो 6 ग्रुप्स में से सबसे पहला जो ग्रुप है इसे कहते हैं ऑक्सीडोरिडक्टेजेस वो एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
और इसी तरह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये तमाम प्रोसेसेस जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स प्रोसेसेस है। नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में फॉर एग्जांपल वन एग्जांपल इज द डिहाइड्रोजिनेसिस। डिहाइड्रोजिनेसिस वो एंजाइम्स है जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और हाइड्रोजन रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ये चूंकि ऑक्सीडो रिडक्टेज है, तो जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाक़या हो जाता है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये कपल हो जाता है रिडक्शन रिएक्शन के साथ, यानी ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो अल्टरनेटिवली रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो फंक्शन के लिहाज से क्लासिफिकेशन है वो ट्रांसफेरेजेस है। ट्रांसफेरेजेस वो क्लास है एंजाइम का जिसमें एक एंजाइम किसी एक खास ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल काइनेसिस इसी एग्जांपल है। काइनेसिस आर दोज enzymes which transfer one group a compound from one molecule to another molecule। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल काइनेसिस के अलावा ट्रांसफेरेजेस का एंजाइम मिसाल वो ट्रांस अमाइनेसिस है। ट्रांस अमाइनेसिस वो एंजाइम है जो अमाइनो ग्रुप को NH3 ग्रुप को किसी एक मॉलिक्यूल से अनबॉन्ड करके दूसरी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड करते हैं, इसे ट्रांसफेरेजेस एंजाइम कहते हैं। तीसरा जो ग्रुप है इसे हम हाइड्रोलेसिस कहते हैं। हाइड्रोलेसिस वो एग्जाम्पल है जो कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर होता है। एडिशन ऑफ वाटर यानी किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना बाय द एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर के जरिए वाटर को इसके साथ ऐड करके इसी स्प्लिट करने को हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और जो एंजाइम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं इसे हाइड्रोलाइसिस एग्जाम्पल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एमाइलेसिस एन एग्जाम्पल। एमाइलेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। इट catalyzes the hydrolysis of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट्स जो मॉलिक्यूल्स है इसको वाटर की एडिशन के जरिए कन्वर्ट करते हैं, इसको ब्रेक डाउन इसकी करते हैं, इसे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहा जाता है। इसके अलावा प्रोटीएसिस वो एंजाइम है प्रोटीएसिस जो किसी प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस के जरिए ब्रेक करते हैं, इसे हम प्रोटीएसिस एंजाइम कहते हैं। जो चौथा ग्रुप है एंजाइम्स का इसे हम लाइएसिस एंजाइम कहते हैं। लाइएसिस एंजाइम वो एंजाइम्स है जो एडिशन ऑफ वन एंजाइम लाइएसिस एंजाइम जो एडिशन ऑफ NH3 H2O और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को किसी एक ग्रुप के साथ ऐड करते हैं, इसे लाइएसिस एंजाइम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फ्यूमरेज एक एग्जांपल है। फ्यूमरेज ये एंजाइम है जो फ्यूमरेट को मेलेट में कन्वर्ट करते हैं। फ्यूमरेट को मेलेट में एडिशन ऑफ वाटर के जरिए यानी इसके साथ वाटर ऐड करते हैं H2O मॉलिक्यूल और इसी मेलेट में कन्वर्ट करते हैं। जो लाइएसिस एंजाइम है ये लाइएसिस एंजाइम NH3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को किसी डबल बॉन्ड के साथ ऐड करते हैं और या इसी किसी डबल बॉन्ड से रिमूव करते हैं। ये लाइएसिस एग्जांपल है। पांचवा जो ग्रुप है इसे हम आइसोमेरेसिस क्लास कहते हैं। आइसोमेरेसिस एंजाइम वो एंजाइम है जो किसी एक कंपाउंड को इसके आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल
इसकी एग्जाम्पल है। आइसोमरेजेस यानी ये आइसोमर को कैटालाइज करते हैं, यानी एक किस्म के कंपाउंड को इसकी अल्टरनेट आइसोमर में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब हम ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फास्फेट को परक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक दूसरे के आइसोमर है। ये 5वां ग्रुप हो गया। जो छठा ग्रुप है, 6th ग्रुप, इसे लाइगेजेस एंजाइम कहा जाता है, लाइगेजेस एंजाइम। और ये लाइगेजेस एंजाइम कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन को। और कंडेंसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां रिमूवल ऑफ वाटर के जरिए कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, इसी कंडेंसेशन रिएक्शन कहती है। कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ये रिमूव हो जाता है और इसके जरिए लाइगेजेस एंजाइम अमल करते हैं। फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन रिएक्शन की जो प्रोसेस है, इसके जरिए कंडेंसेशन में एटीपी एनर्जी डायरेक्टली रिलीज होती है, एनर्जी और एटीपी एनर्जी इस्तेमाल होती है और यही एटीपी एनर्जी कंडेंसेशन रिएक्शन को लाई करते हैं। नाउ लाइगेजेस एग्जांपल जो है इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। नाउ हमने जो एंजाइम क्लासिफिकेशन है, 6 क्लासेस है एंजाइम के, वो हमने पढ़े। नाउ एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा तरीका जिसके जरिए हम एंजाइम्स के जो 6 क्लासेस है इसको याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल OTHLIL, ओथिलिल, OTHLIL। तो O का मतलब है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, T का मतलब है ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। तो ये 6 क्लासेस है जिसको हम आसानी के साथ इसी फार्मूले के साथ याद रख सकते हैं, OTHLIL फार्मूले के साथ। नाउ हमने जो 6 क्लासेस पढ़े एंजाइम के, अब एंजाइम किस तरह, कौन से वो फैक्टर्स है जो एंजाइम के फंक्शन को मुतासिर कर सकते हैं, या तो इसे ज्यादा कर सकते हैं पॉजिटिव साइड में या इसे कम कर सकते हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला फैक्टर है वो pH का है। और हम जानते हैं pH इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो जब हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा हो जाती है बॉडी में, तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट को प्रोमोट करते हैं और इसी के साथ pH जो लेवल है वो 1 की तरफ या 0 की तरफ कम होता है। नाउ अगर एंजाइम्स बॉडी में है तो इसके लिए एक नॉर्मल या ऑप्टिमम pH की जरूरत होती है, और जो मोस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो pH है, वो 6 से लेकर 8 pH तक एंजाइम अच्छी तरह अपने फंक्शन को कर सकते हैं। नाउ बाज ऐसे एंजाइम है जो 2 pH में यानी बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में अपने काम को करते हैं, सरंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन है। पेप्सिन एज एन एक्सेप्शन कि ये बहुत ही लो pH में काम करते हैं और ये इसके लिए जो ऑप्टिमम pH है वो 2 है। ऑप्टिमम pH वो pH होगा एंजाइम के लिए जिस pH पे कोई एंजाइम मैक्सिमम फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, तो इसे ऑप्टिमम pH कहा जाता है। पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम pH 2 है और बाकी अक्सर एंजाइम के लिए यानी चेंजेस तो मौजूद है कुछ ऊपर नीचे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ एंजाइम्स वो 6 से लेकर 8 pH तक काम करते हैं। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर का। ना वो टेम्परेचर जिस पर एंजाइम एट मोस्ट और एंजाइम एट मैक्सिमम अपने काम को पूरा करते हैं, इसे ऑप्टिमम pH कहा जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे
एंजाइम फंक्शन वो हो मैक्सिमम होती है, पीक लेवल पे होती है, एंजाइम फंक्शन पीक लेवल पे होती है। और ह्यूमंस के लिए चूंकि मैमल्स जितनी भी है मैमल्स, तो इसके लिए जो पीएच है, जो टेम्परेचर है ऑप्टिमम, वो 37.35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.45 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर रेंज है। इस टेम्परेचर रेंज में एंजाइम अपने फंक्शन को अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 37, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ ले लें, इस साइड पे हम ले लें टेम्परेचर को, और इस साइड पे जो टेम्परेचर के लिए फंक्शन है वो ले लें, तो ये फंक्शन मोस्टली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पीक पे होगा। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ अगर ये कम हो 37 से और 30 तक या 25 तक या फिर 20 तक, ये तो कम कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया, 40 से ऊपर चला गया, 45 से 50 से और 50 से भी ऊपर चला गया, तो फिर एंजाइम चूंकि प्रोटीन है नेचर में, तो वो डी नेचर हो जाते हैं, और एंजाइम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर तहलील हो जाता है। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है वो एंजाइम कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। तो जितना भी एंजाइम का कंसंट्रेशन किसी हद तक, एक लिमिट तक, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो फिर ज्यादा सबस्ट्रेट के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगे, और जब ज्यादा एक्टिव साइट्स होंगे तो फिर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। और एंजाइम के लिए जब वो एक्टिव साइट मुकम्मल हो जाए, जितनी भी एंजाइम है, तो इससे फिर ऊपर एंजाइम अपना फंक्शन जो डबल फंक्शन है, डबल रेट तक चला जाता है, लेकिन इसके बाद फिर लिमिटेड हो जाता है। ये एंजाइम कंसंट्रेशन है। फिर जो चौथा फैक्टर है वो हो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो किसी हद तक अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हो और एंजाइम भी ज्यादा हो, तो एक्टिव साइट चूंकि ज्यादा अवेलेबल होंगे, ज्यादा सबस्ट्रेट्स एक्टिव साइट के साथ अटैच हो सकते हैं, तो फिर जो फंक्शन है वो एट मैक्सिमम होगा, मोस्टली मैक्सिमम होगा। ये चौथा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज, इस तरह बीटा रेज, गेमा रेज, तो ये एंजाइम के जो फंक्शन है उसे मुतासिर करते हैं, और जब एंजाइम फंक्शन मुतासिर होगा तो फिर जो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है वो नहीं हो सकेगा, और एंजाइम का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा।